प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत ऊर्जा के चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने से पहले हमने कल आपको कुछ परिभाषाएं, कुछ चित्र के माध्यम से हमने आपको परिभाषित की थी। उनके विषय में मैं पुनः एक बार दोहराता हूं, उनको आप देखें। नंबर 1 था विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक हमने बताया था एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसके बाद चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक क्या होती है? चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक के बारे में मैंने बताया था, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। चुंबक कितने प्रकार की होती है हमने आपको कल बताई थी। चुंबक 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। 2 प्रकार की चुंबक होती है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की हमने परिभाषा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन परिभाषाओं को, इन विषयों को हमने कल चर्चा की थी। उसके आगे आज हम निम्न शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को आगे की ओर बढ़ाएंगे। उनमें शिक्षण बिंदु लिए हैं। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 2 चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लेमिंग के हस्त नियम, फ्लेमिंग के हस्त नियम के बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत मोटर। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की पुनः शुरुआत करेंगे। अब कल हमने आपको गृह कार्य दिया था, उस गृह कार्य पे हम चर्चा करेंगे। गृह कार्य क्या था? नंबर एक था चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? ये पहला प्रश्न था, इस पे हमने व्याख्यान में आपको बताया भी था। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या चुंबक लौह पदार्थ या लौह पदार्थ से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहते हैं। ये परिभाषा आपने लिखी होगी। प्रश्न नंबर 2, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? यह हमारा दूसरा प्रश्न था। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? आपने लिखा होगा चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये चुंबक प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दूसरा हमने बताया था कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? जो कृत्रिम विधियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अर्थात 2 प्रकार के चुंबक हुए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब हम तीसरा प्रश्न था चुंबक के 3 गुण क्या है?
चुंबक के 3 गुण क्या है? ये प्रश्न हमने बताया। चुंबक के 3 गुण क्या है? चुंबक, पहला गुण है चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने का उसमें गुण पाया जाता है, इसे चुंबकत्व भी कहते हैं। प्रश्न का पहला उत्तर, पहला गुण है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे चुंबकत्व कहते हैं। प्रथम गुण आपने लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। दूसरा गुण है समान। समान का अर्थ है सेम चिन्ह, जैसे एन और एन, उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने से ये प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण, अर्थात समान ध्रुवों को मिलाने से प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव को मिलाने से आकर्षण उत्पन्न होता है। ये चुंबक का द्वितीय गुण हमने बताया था आपको। तृतीय गुण है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो चुंबक 2 दिशाओं का ज्ञान कराती है, अर्थात चुंबक दिशा का भी ज्ञान कराती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रुकता है, इसलिए चुंबक दिशा का ज्ञान कराती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। इस प्रकार से चुंबक का ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न हमने बताया था, चौथा प्रश्न था विद्युत धारा के चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो? चौथा प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था जब किसी चालक तार अथवा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था। इस प्रकार से हमने आपको चारों प्रश्नों का उत्तर क्रम से बताया। आप इसको मिलान करें और इनको याद भी करें। शिक्षण बिंदु 1 की तरफ चलते हैं। हमने शिक्षण बिंदुओं को कल हमने आपको स्वाध्याय करने के लिए कहा भी था कि इनका स्वाध्याय करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। पहला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र वो होता है जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान सीमित होता है, अर्थात चुंबक और दिक्सूचक कंपास को लेकर चले तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक नहीं होता है, उसका प्रभाव एक सीमित स्थान तक ही होता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा पुनः, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से हमने एक चित्र बना के आपको, ये होती है दंड चुंबक। दंड चुंबक को हमने कंपास के माध्यम से यदि ले जाएं, इसको पास ले जाएं, कंपास को इसके पास ले जाएं, इसके हमने इसको रखा है, ये ले जाएं इसको कंपास को इसके पास, चुंबक के पास रखते हैं तो चुंबक के पास कंपास जब रखा जाता है तो चुंबक में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसकी जो चुंबकीय सुई है वो पहले विक्षेप करती है, पहले क्या करती है? ये विक्षेप करती है, फिर उस थोड़ी देर के बाद एक निश्चित स्थान पर रुक जाती है। इस प्रकार से इसको देखें कि ये चुंबकीय कंपास है, ये चुंबक के चारों ओर जाती है, दिशा के अनुसार गति करती है और इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से हम देखें कि हमने
चुंबक जो दंड चुंबक है ये तो रेड कलर में कर दिया गया है। यदि इसको आधा ब्लू में कर दें, आधा रेड में कर दें, तो आप इनके ध्रुवों को पहचान सकेंगे। देखिए रेड में करेंगे तो वो रेड कलर जो होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साउथ पोल। साउथ में इसलिए सुना होगा वहाँ पे हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर रेड रखा गया। साउथ इंडियन आपने देखे होंगे काले ज़्यादा होते हैं, है ना? तो इसलिए आप जान गए कि साउथ पोल कैसा होता है, रेड कलर में हमेशा दिया होगा। और उसका आधा भाग हम ब्लू कलर में कर दें, नीला कर दें, तो वो होता है कौन सा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। अब आपको चुंबक का रंग यदि कर दिया जाए इसके ऊपर रेड और ब्लू, तो आप पोलों को पहचान सकेंगे। रेड किया है तो साउथ पोल होगा, और ब्लू किया है तो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। इस तरह चुंबक को हम पहचान भी सकेंगे। और चुंबक से कंपास को यदि हम देखें तो हमने ये बनाया है इस तरह से, ये दिशा के साथ क्या करता है? ये गति करता है। और ये कब तक होगा? ये स्थिति, ये जो बनी हुई है, ये कब तक होगी? एक निश्चित दूरी तक होगी। उस निश्चित दूरी के बाद इस चुंबक का प्रभाव इस कंपास में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उस जो प्रभाव होता है उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, चित्र के अनुसार आपने समझ लिया होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव का जो अनुभव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के अनुसार विद्युत धारा और चुंबकत्व में बहुत अधिक घनिष्ठता है। अतः उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये बताया था। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हमने इस चित्र के माध्यम से, ये हमने चित्र बनाया है, चित्र के माध्यम से दर्शाया है कि वास्तव में ये है। तो हमने एक शुष्क सेल लिया है, शुष्क सेल ये, और इसमें एक कुंजी होती है, और इसमें ये विद्युत धारा का तार लिया है, और ये चुंबकीय सुई जिसे कंपास कहते हैं, कंपास को लिया है, और दोनों हाथों से इस तार को इससे जॉइंट कर दिया, इससे इसको, और यहाँ से दोनों हाथों से इस तार को पकड़ लिया है। जब इसके अंतर्गत विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, इन तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये जो कंपास होता है, ये जो कंपास की स्थिति है, ये कंपास की स्थिति ये होती है कि ये नॉर्थ और साउथ में ही इसकी सुई रुक जाती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब कंपास की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाती है। अर्थात जब इस सिस्टम के अंतर्गत, जब इस परपथ के अंतर्गत हम विद्युत धारा अर्थात इसका सेल से इसको ज्वाइंट करके कुंजी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय गुण के कारण चुंबक कंपास में इसकी सुई में विक्षेप आने लगता है। यह विक्षेप यह दर्शाता है कि विद्युत धारा के कारण चुंबक में, कंपास में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा और चुंबकीय गुण के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ये क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। इस सिस्टम के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि इसमें विद्युत धारा यदि प्रवाहित कर दें तो इस चुंबक में, कंपास में
इनकी निडल में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जो विक्षेप चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अब हम शिक्षण बिंदु चुंबकीय रेखाएं या इनको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं और यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। उत्तरी ध्रुव से अर्थात नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की ओर जाएंगी। इसको हमने चित्र के माध्यम से दर्शाया है। ये हमारा दंड चुंबक है, इसको कहते हैं दंड चुंबक। दंड चुंबक, दंड चुंबक को हम कंपास के माध्यम से लें, इसके माध्यम से लें तो इसकी बल रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगी। यहां से एन की ओर चलेंगी, इस तरह से ये चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर। उत्तर दिशा से, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं। अर्थात आप देखें तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो गति है वो दिशा के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और इनमें आप देख रहे हैं कहीं पर पास पास है बल रेखाएं और कहीं पर दूर है बल रेखाएं। इसका अर्थ यह है वहाँ पर चुंबकत्व की शक्ति जो है ज़्यादा होती है और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या दूर दूर होती है वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव कम होता है। अर्थात ध्रुवों से ऊपर की ओर जैसे बढ़ते हैं चुंबकत्व अधिक होता है और ध्रुवों से दूर चले जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं तो इनकी शक्ति कम हो जाती है। तो ध्रुव चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबक के अंदर जो चुंबकत्व की रेखाएं होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि चुंबक से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं, लेकिन चुंबक से जो बल रेखाएं निकलती हैं, अंदर से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर निकलती हैं। इसी के कारण ये वक्र की निर्माण होता है, कर्व के आकार की होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के आकार की होती हैं। इनकी ये विशेषता भी है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये इनकी पहचान है। अर्थात अब पुनः एक बिंदु हम बता दूं कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं की गणना हम यहाँ से, या इसके अंदर एक शून्य बिंदु भी आता है, न्यूट्रल पॉइंट भी आता है, इसको इस प्रकार से ही हम दिक् सूचक के माध्यम से उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। जितना चुंबक प्रभाव ऊपर होगा उतना ही चुंबक प्रभाव नीचे की होगा। अर्थात चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो चुंबक के चारों दिशाओं में कार्य करता है। अर्थात बल रेखाएं चुंबक की कैसी निकलती हैं? नॉर्थ साउथ से साउथ की ओर, एन से एस की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं में यदि कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं तो वहां पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। यह चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं, उनके अंदर गैप है, तो चुंबकीय प्रभाव वहां पर धीरे धीरे कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं ये कार्य करती हैं। ठीक, फ्लेमिंग के हस्त नियम। फ्लेमिंग के हस्त नियम के, फ्लेमिंग का पूरा नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 में हुआ था। इन्हीं ने फ्लेमिंग के 2 नियम बनाए। फ्लेमिंग का
बाएं हाथ का हस्त नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हस्त नियम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने जो दो नियम बनाए उनको बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम नंबर एक बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम को इन्होंने बताया, जब अपने बाएं हाथ को इस तरह से फैलाएं कि उसकी दो उंगलियां इस प्रकार से मोड़ लें और इस प्रकार से फैलाएं, ये इस प्रकार से रखें, तो हम देखते हैं कि बाएं हाथ की उंगलियों को दो उंगलियां जो पीछे की हैं उनको इस प्रकार से मोड़ लें और प्रत्येक उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली 90 अंश का कोण अर्थात लंबवत होनी चाहिए और उसके पास की उंगली, उसके पास जो उंगली है तर्जनी उंगली के पास की उंगली मिडिल फिंगर को उसके पास 90 अंश का कोण होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हाथ को इस प्रकार से फैलाएं। हम इसको याद करने के लिए इस पर लिख लेते हैं FVI। इसको लिख लें तो और अच्छी तरह से याद हो सकता है। हिंदी में इसको बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, इस प्रकार से हम फैलाएं कि तीनों उंगलियां अंगूठे के साथ 90 अंश का कोण बनाएं। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग ने एक धारा का निर्माण किया। विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव और बल, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। चित्र के माध्यम से हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे हाथ यहाँ रखा, ये इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये आता है धारा, विद्युत धारा कह दें, विद्युत धारा, और इसके बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है बल। इसकी दिशा को बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस प्रकार से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके अंतर्गत विद्युत मोटर, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि इसी नियम के तहत चलाए जाते हैं। तो एक बार पुनः इसको मैं दोहराता हूँ, क्योंकि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो इस प्रकार उंगलियों को फैलाएं कि एक उंगली दूसरे उंगली के साथ 90 अंश का कोण बनाती है अर्थात लंबवत होनी चाहिए। और ये सबसे मिडिल की उंगली जो है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी, मिडिल फिंगर विद्युत धारा को, और इसके पास वाली उंगली वो करेगी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, और अंगूठा करेगा बल को प्रदर्शित। इस तरह से फ्लेमिंग ने एक नियम के अनुसार जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस तरह से प्रदर्शित किया है। अब आता है फ्लेमिंग के द्वितीय नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार यदि हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का पालन करें तो इस प्रकार से हम फैलाएं कि ये बल की दिशा। फ्लेमिंग के हस्त नियम, फ्लेमिंग के हस्त नियम के, फ्लेमिंग का पूरा नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 में हुआ था। इन्हीं ने फ्लेमिंग के दो नियम बनाए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का हस्त नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हस्त नियम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने
जो दो नियम बनाए उनको बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम नंबर एक बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम को इन्होंने बताया, जब अपने बाएं हाथ को इस तरह से फैलाएं कि उसकी दो उंगलियां इस प्रकार से मोड़ लें और इस प्रकार से फैलाएं, ये इस प्रकार से रखें, तो हम देखते हैं कि बाएं हाथ की उंगलियों को दो उंगलियां जो पीछे की हैं उनको इस प्रकार से मोड़ लें और प्रत्येक उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली 90 अंश का कोण अर्थात लंबवत होनी चाहिए और उसके पास की उंगली, उसके पास जो उंगली है तर्जनी उंगली के पास की उंगली मिडिल फिंगर को उसके पास 90 अंश का कोण होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हाथ को इस प्रकार से फैलाएं। हम इसको याद करने के लिए इस पर लिख लेते हैं FVI। इसको लिख लें तो और अच्छी तरह से याद हो सकता है। हिंदी में इसको बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, इस प्रकार से हम फैलाएं कि तीनों उंगलियां अंगूठे के साथ 90 अंश का कोण बनाएं। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग ने एक धारा का निर्माण किया। विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव और बल, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। चित्र के माध्यम से हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे हाथ यहाँ रखा, ये इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये आता है धारा, विद्युत धारा कह दें, विद्युत धारा, और इसके बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है बल। इसकी दिशा को बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस प्रकार से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके अंतर्गत विद्युत मोटर, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि इसी नियम के तहत चलाए जाते हैं। तो एक बार पुनः इसको मैं दोहराता हूँ, क्योंकि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो इस प्रकार उंगलियों को फैलाएं कि एक उंगली दूसरे उंगली के साथ 90 अंश का कोण बनाती है अर्थात लंबवत होनी चाहिए। और ये सबसे मिडिल की उंगली जो है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी, मिडिल फिंगर विद्युत धारा को, और इसके पास वाली उंगली वो करेगी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, और अंगूठा करेगा बल को प्रदर्शित। इस तरह से फ्लेमिंग ने एक नियम के अनुसार जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस तरह से प्रदर्शित किया है। अब आता है कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि उनके छोटी उंगली के पास की उंगली को इस प्रकार से रखें, अर्थात ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये प्रेरित बल को प्रेरित करेगा अर्थात गति को प्रेरित करेगा। अर्थात हमने चित्र के माध्यम से यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, अर्थात ये और ये चुंबकीय क्षेत्र। प्रेरित विद्युत धारा, इसको प्रेरित विद्युत धारा के रूप में भी कहा जा सकता है। ये इस तरह से इस चिन्ह बनेगा। हाँ, इस तरह से उंगलियों को फैलाएं कि एक दूसरे के सभी लंबवत होंगे, अर्थात गति की दिशा को, क्षेत्र की दिशा को, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा F, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित विद्युत धारा, इस प्रकार से ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है।
इसको फ्लेमिंग, इस नियम को अलेक्जेंडर ने निर्मित किया था। इसलिए फ्लेमिंग के दो नियम, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, इनके अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में, विभिन्न प्रकार के यंत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। इनको कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर एक सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत क्या होता है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक बलयुग्म कार्य करता है। यह बलयुग्म कुंडली को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार घूमने के लिए प्रेरित करता है और किसके? अपनी अक्ष पर प्रेरित करता है। पुनः सिद्धांत को एक बार, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए प्रेरित करता है। यह विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर के सिद्धांत के आधार पर हमने इस चित्र को इस तरह से बनाया है। इस चित्र में यहाँ पे बैटरी होती है, यहाँ पे बैटरी होती है और यहाँ पे विभक्त वलय, जिसको इंग्लिश में रिंग्स कहते हैं, और एक आर्मेचर होता है। यहाँ पे दो चुंबक लगे हुए हैं, N और S। कुंडली के घूमने की दिशा हमने अभी आपको बताई थी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह कुंडली घूमती है। यहाँ पर चुंबक लगे होने से यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ पर इस विद्युत मोटर में कुछ प्रमुख भाग हैं। उन प्रमुख भागों को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। नंबर 2, क्षेत्र चुंबक कहाँ है? क्षेत्र चुंबक ये है जो चुंबकीय प्रभावशाली है। N और S के रूप में जो हमने दर्शाया है उसको कहते हैं क्षेत्र चुंबक। नंबर 2, आर्मेचर कुंडली। आर्मेचरी कुंडली। आर्मेचर कुंडली क्या होती है? आर्मेचर कुंडली को हमने ABCD के रूप में दर्शाया है। और कुंडली इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं जो कुंडली का आकार लेते हैं। इसको कहते हैं आर्मेचर कुंडली। नंबर 3, विभक्त वलय। विभक्त वलय, ये नंबर 3 है। विभक्त वलय क्या होते हैं? ये अर्धचंद्राकार धातु के बने होते हैं। अर्धचंद्राकार धातु के बने होते हैं। इनको विभक्त वलय कहते हैं। रिंग्स भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको रिंग्स भी कहते हैं। नंबर 4 है ब्रश। ये नंबर 5 यदि कह दें तो बैटरी। ये विद्युत मोटर के कुछ प्रमुख भाग हैं। इनके आधार पर विद्युत मोटर का निर्माण किया जाता है। ये बैटरी क्या करती है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रश लगे होते हैं और विभक्त वलय होते हैं। इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये देखिएगा, ये चुंबकीय बल यहाँ से उत्पन्न होता है। ये कुंडली वर्तमान में क्या करती है? घूमने लगती है। ये
क्या करती है, घूमने लगती है। इस तरह से विद्युत मोटर अपने आप में कार्य करता है। और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण चलाए जाते हैं। गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है, आपको लिखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ये आपके प्रश्न हैं, इनको याद भी करेंगे और लिखेंगे। इसी के साथ कल हम जो कक्षा का शुरुआत करेंगे उसके लिए स्वाध्याय करके आप आएंगे। नंबर 1, कुंडली क्या होती है, बहुत बार कुंडली का वो किया है हमने। परिनालिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के आएंगे। AC और DC अल्टरनेटिव करंट और डिस्क्रीट करंट के बारे में जानेंगे। और विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ के आएंगे, जिससे हम अगली कक्षा में आपको आसानी से बता सकें। आज के लिए इतना काफी।